Hello my students, good morning, सुप्रभात। वेलकम टू BS गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 और चैप्टर नंबर 5 है, पांचवा चैप्टर है, ठीक है ना। और लेक्चर्स नंबर 5 है, पांचवा लेक्चर है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आपकी किताबों के कुछ और क्वेश्चंस है जिसको आज हम अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर, तो क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम टॉपिक्स पर चलते हैं। और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक्स जो नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चंस की पिक भेज देना ताकि मैं वहां पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। बिल्कुल सर, तो चलिएगा। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि सर कॉफी की कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलन कीमत को क्या कह रहा है सर कि कॉफी की कीमत में परिवर्तन चाय की संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा। एक आरेख द्वारा संतुलन मात्रा प्रभाव को समझाइए। एक आरेख द्वारा संतुलन मात्रा को प्रभाव को भी समझाइए, ठीक है। बिल्कुल सर, या यहाँ पे एक शब्द लिख लो के, ठीक है, संतुलन मात्रा के प्रभाव को समझाइए। तो देखो भाई, कॉफी की कीमत में परिवर्तन करना है और कह रहा है कि सर चाय की संतुलन कीमत को किस प्रकार प्रभावित करेगा। देखो भाई, इसको और चीज से समझो कि भाई सबसे पहले देखो कि भाई स्थानापन्न वस्तु होती क्या है। स्थानापन्न वस्तु है, तो देखो मैंने आपको तीसरे चैप्टर में बताया, सेकंड चैप्टर में आपको मैंने बताया था। तो देखिएगा, आप लोगों को मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था कि वस्तु दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थानापन्न, एक होती है पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु है जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में होती है, एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में काम होती है, ठीक है। पहली वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ती है। पहली वस्तु की प्राइस आपने बढ़ाई है तो डिमांड किसकी बढ़ने वाली है, दूसरी वस्तु की डिमांड बढ़ने वाली है। समझ में आया? देखो, जैसे चाय कॉफी है, ठीक है, उसी प्रकार गुड़ और शक्कर है, तो ये क्या है सभी, तो सर ये सभी स्थानापन्न वस्तु है, प्रतिस्थापन वस्तु, सब्स्टिट्यूट कोर्स, ठीक है। देखो यहां पर मैं कह रहा हूं जस्ट सपोज चाय की कीमत या कॉफी की कीमत, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी कॉफी की कीमत की बात हो रही है, इसलिए कॉफी की कीमत, ठीक है। और यहां पे लिख लेते हैं अपन चाय की मांग, ठीक है सर। अब देखो कॉफी की कीमत जैसे बढ़ी, ठीक है, ये कॉफी की कीमत है, इसको मैं लिख लेता हूं, मान लीजिएगा वाई वस्तु की कीमत और ये आपकी एक्स वस्तु की मात्रा। देखो जैसे मैं अगर कॉफी की कीमत बढ़ाता हूं तो मांग किसकी बढ़ेगी, चाय की। समझ में आया? जैसे अगर कॉफी महंगी हो जाती है, कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो चाय की डिमांड बढ़ने वाली है। समझ में आया? ठीक है। और अगर मैं कॉफी की प्राइस कम करता हूं तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहां पर कैसा संबंध है, प्रत्यक्ष है। मांग वक्र भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर? ठीक है सर। तो देखो यहां पर मैं बातचीत कर रहा हूं मांग वक्र की, वाई एक्स पर मैंने ले रखी है कॉफी की कीमत, तो यहाँ पे चाय की मात्रा। तो सबसे पहले हम लोग डिमांड कर्व बना देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर, डिमांड कर्व, ठीक है सर। तो ये आपके मांग वक्र, समझ में आया? स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में होती है, ठीक है। और एक वस्तु की कीमत बढ़ाओगे तो दूसरे की मांग बढ़ेगी। ये आपके पूर्ति वक्र, ये आपके पूर्ति वक्र, क्योंकि आपके संतुलन कीमत को बताना है ना, इसीलिए क्या है ये लिखा है ना, एक आरेख का संतुलन मात्रा पर बताना है, ठीक है सर। यहाँ पर संतुलन पॉइंट है, संतुलन बिंदु है, ई बिंदु, ठीक है। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपकी मात्रा निकल रही है, संतुलन की मात्रा, और यहाँ पे आपके पहले संतुलन की कीमत।
पहले संतुलन यानी कि कॉफी की कीमत ओपी थी और चाय की मात्रा ओक्यू थी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखना, कॉफी की प्राइस जैसे अगर मैं बढ़ा देता हूँ, कॉफी की प्राइस बढ़ाता हूँ तो चाय की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। कॉफी की प्राइस जैसे मैं बढ़ाता हूँ तो चाय की मात्रा बढ़ जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। देखो ये मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये दे दो D1। ठीक है, D1, ये आपके D1। अब यहाँ पर संतुलन हो रहा है तो यहां से आप मात्रा निकाल दो। ठीक है, ये आपके Q1, यहां पर संतुलन हो रहा है तो यहां से आपकी कीमत निकल चुकी है P1 और ये आपके संतुलन बिंदु E1। देखो, जैसे भाई कॉफी की प्राइस अगर बढ़ती है, कॉफी की प्राइस बढ़ती है, भाई परिवर्तन नहीं क्या, तो परिवर्तन में वृद्धि भी है और कमी भी है। ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे कॉफी की प्राइस अगर बढ़ती है तो चाय की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो, जैसे कॉफी की प्राइस बढ़ी है तो चाय की मांग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। कॉफी की कीमत पहले ओपी पर थी, अब ओपी 1 पर आ चुकी है। चाय की क्वांटिटी पहले ओक्यू पर थी, अब ओक्यू 1 पर है। पहले संतुलन बिंदु कहां पर था, ई पर था, अब संतुलन बिंदु E1 पर है। पूर्ति भी साथ में बढ़ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल सर। ये स्थानापन्न वस्तुओं के अंदर कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है स्थानापन्न वस्तुओं के अंदर कीमत बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है दूसरी वस्तु की। पहले वस्तु की कीमत बढ़ी है तो दूसरे की मांग बढ़ती है। और पूर्ति के अंदर आपको पता ही है कि कीमत बढ़ी तो पूर्ति भी बढ़ती है। पहले आपकी पूर्ति यहाँ पर थी, अब यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, अब देखो कि अगर मैं कॉफी की कीमत में कमी करता हूँ, कॉफी की कीमत में कमी करता हूँ तो चाय की मांग क्या होती है, कम होती है। तो देखो भाई, कॉफी की कीमत कम करता हूँ और कॉफी की कीमत कम की है तो चाय की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मांग वक्र मेरा बाई ओर खिसकेगा। ठीक है, तो ये मेरा मांग वक्र बाई ओर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सर। ये देखो, ये मैंने कमी कर दी है, ये मेरे D2। ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपके जीरो संतुलन बिंदु, यहाँ पर आपकी मात्रा निकल चुकी है जस्ट सपोज Q2, यहाँ पर आपकी कीमत निकली है P2। देखो, कॉफी की कीमत जैसे मैंने कम की तो चाय की मात्रा कम हो चुकी है, आपूर्ति भी कम हो चुकी है। पहले संतुलन बिंदु यहाँ पर था, अब संतुलन बिंदु यहाँ पर आ चुका है। समझ में आया? ये तो क्या कहता है, ये सर चाय की मांग को, ये चाय की मांग के अंदर की वृद्धि होती है तो, और ये चाय की मात्रा के अंदर कमी होती है तो। समझ में आया? ठीक है सर। तो ये था आपके स्थानापन्न सूत्र। और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ कि यदि 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 कॉफी की कीमत में, यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है, कॉफी की कीमत में वृद्धि होगी तो संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा भी बढ़ने वाली है। पहले आपके संतुलन मात्रा यहाँ पर थी, ठीक है, अब यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी, संतुलन मात्रा भी बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ेगी व, ठीक है, हाँ इतना काफी है। और यदि कॉफी की कीमत कम होती है, यदि कॉफी की कीमत में कमी होती है, तो संतुलन कीमत व संतुलन मात्रा में भी कमी होगी। ठीक है, संतुलन मात्रा में भी कमी होगी। ठीक है, देख लो, कीमत कम हुई है तो मात्रा भी कम हो चुकी है। संतुलन कीमत पहले ओपी पर थी, अब ओपी के ऊपर हो चुकी है। पहले ओपी पर थी, ये ओपी के ऊपर हो चुकी है। ठीक है, और इसकी व्याख्या भी यहाँ पे मैंने कर दी है।
कि सर चाय और कॉफी स्थानापन्न वस्तु है, जिसका अर्थ है कि चाय और कॉफी के स्थान पर, ठीक है, चाय का कॉफी के स्थान पर कभी चाय होगी तो कॉफी, और कॉफी का चाय के स्थान पर, ठीक है, बिल्कुल सर। स्थानापन्न वस्तु की कीमत और मांग में धनात्मक संबंध होता है, ये देख लो, प्रत्यक्ष है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो अर्थात एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि, देख लो, अगर यहाँ पे जस्ट सपोज मैं एक्स वस्तु करता हूँ, ये आपकी एक्स वस्तु और ये वाई वस्तु, एक्स की कीमत बढ़ी है तो वाई की मांग बढ़ी है, समझ में आया? ये देखो वाई वस्तु की मांग बढ़ती है तथा इसके विपरीत है, समझ में आया? इसी के विपरीत में अगर आप इसको कम करोगे तो ये भी कम होगा, ठीक है। अब सेकंड प्रश्न लिखना कि मांग और पूर्ति वक्र दोनों के दाई और शिफ्ट का संतुलन कीमत तथा मात्रा के प्रभाव को एक आरेख द्वारा समझे। हालांकि मैंने पढ़ा दिया पहले, ठीक है, तो लेकिन अभ्यास प्रश्न में दे रखा था इसलिए मैंने आपको बता दिया, और रेखा चित्र भी मैंने पहले बना दिया, क्यों? तो ये मैंने पहले पढ़ाया हुआ इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट, इसमें मतलब 3 कंडीशन ही पॉसिबल है, ठीक है। ये जो कह रहा है कि दाई और शिफ्ट में, इसमें 3 केस ही है। पहला केस तो कह रहा है कि जब मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि दोनों इक्वल है, जितना डिमांड में चेंज है उतने ही क्वांटिटी में भी, सॉरी उतने सप्लाई में भी चेंज है, जितनी मांग बढ़ी है उतनी की उतनी पूर्ति में भी वृद्धि हुई है। तो देखो जितना मैंने मांग बढ़ाया, जितना मैंने मांग बढ़ाया तो उतने की उतनी आपको पूर्ति में भी वृद्धि हुई है। देखो जितनी मांग उतनी पूर्ति है, समझ में आया? दोनों में सेम वृद्धि हुई है, लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, कि सर संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन संतुलन मात्रा में वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं नीचे और लिख देता हूं कि संतुलन मात्रा में वृद्धि, ठीक है। देख लो कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संतुलन कीमत तो उतनी की उतनी है, लेकिन मेरी जो संतुलन की मात्रा ये बढ़ चुकी है, समझ में आया? देख लो पूर्ति वक्र भी दाईं ओर खिसक चुका है, और ये जो मेरा मांग वक्र था ये भी दाईं ओर खिसक चुका है, डीडी से dd1 हुआ और ये एसएस से ss1 क्यों हुआ, ठीक है, बिल्कुल। अब सेकंड केस देखना कि जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक है, ठीक है, डिमांड में ज्यादा चेंज है, पूर्ति में कम चेंज है। ये देखो डिमांड में तो मैंने ज्यादा चेंज किया है, मांग के अंदर ज्यादा परिवर्तन है, लेकिन पूर्ति में कम वृद्धि हुई है, वृद्धि दोनों में, लेकिन मांग में ज्यादा वृद्धि और पूर्ति में कम वृद्धि है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर कीमत में भी, संतुलन कीमत में भी वृद्धि है और संतुलन मात्रा में भी वृद्धि है, ठीक है, संतुलन कीमत में वृद्धि, ठीक है, और संतुलन की मात्रा में भी वृद्धि हुई है, ठीक है, संतुलन मात्रा में वृद्धि। ये आप देख लो, ये संतुलन की मात्रा बढ़ चुकी है और ये आपके संतुलन की कीमत भी बढ़ चुकी है, ओपी से OP1 और ये आपके OQ से OQ1। अब देखना यहां पे क्या कह रहा है, देखो भाई यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ति में वृद्धि है मांग से, ठीक है, पूर्ति में ज्यादा वृद्धि लेकिन मांग में कम वृद्धि है। देखो पूर्ति में तो ज्यादा वृद्धि की है, पूर्ति में इतना गैप है लेकिन मांग में कम गैप है, दोनों में वृद्धि लेकिन पूर्ति में ज्यादा वृद्धि लेकिन मांग में कम वृद्धि है। तो यहाँ पर कीमत में क्या होती है, संतुलन कीमत कम हो जाती है, संतुलन कीमत कम हो रही है, संतुलन कीमत में कमी है लेकिन मात्रा में वृद्धि है। ये देख लो मात्रा में क्या हो चुकी है, वृद्धि, संतुलन मात्रा में वृद्धि, संतुलन मात्रा में वृद्धि, ठीक है, संतुलन मात्रा में वृद्धि। समझ में आया? ये 3 केस है, क्यों? क्योंकि इससे यहाँ पे दाईं ओर शिफ्ट करेगा इसीलिए, ठीक है, बिल्कुल सर। तो इसको नोट करो। अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चलेगा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, और ध्यान रखना अभी लास्ट क्वेश्चन में अभी करवा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सर, क्योंकि अभ्यास प्रश्न में केवल मुझे यही एक अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है, इसी बाकी तो लगभग करवाए हुए क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्या है कि क्या आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में सोच सकते हैं जिस पर भारत में कीमत की उच्चतम कीमत लागू है, भारत में कीमत की उच्चतम कीमत
लागू है और निर्धारित निर्धारित उच्चतम कीमत सीमा के क्या परिणाम हो सकते हैं। भारत में ये जो निर्धारित उच्चतम कीमत है इसकी सीमा के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखो भाई, उच्चतम कीमत जिसको आप अधिकतम कीमत भी कह सकते हैं, ठीक है। उच्चतम कीमत को आप लोग उच्चतम निर्धारित कीमत भी कह सकते हैं, अधिकतम कीमत भी कह सकते हैं। तो देखो सर, इसका मतलब क्या होता है। सर, उच्चतम कीमत का मतलब होता है कि जब सरकार किसी वस्तु की अधिकतम कीमत जब सरकार किसी वस्तु की अधिकतम कीमत संतुलित कीमत से कम कीमत पर निर्धारित करती है, ठीक है ना। जब सरकार किसी वस्तु की अधिकतम कीमत संतुलित कीमत से कम पर निर्धारित करती है तो उसे उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। समझ में आया। जो संतुलन कीमत चल रही है और उस संतुलन कीमत से अगर कम पर निर्धारण कर रही है सरकार, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चतम कीमत। समझ में आया। और सरकार ऐसा क्यों करती है कि भाई समाज के अंदर गरीब व्यक्ति भी है और गरीब व्यक्ति को भी आवश्यक वस्तु चाहिए, अनिवार्य वस्तु चाहिए, दवाइयाँ है, चीनी है, ठीक है, गेहूं है, चावल है, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए होती है। तो बेचारा गरीब व्यक्ति उस संतुलन कीमत पर उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाता है। तो सरकार क्या करती है कि उन निर्धन लोगों को एक्चुअली सरकार संतुलन कीमत से कम कीमत पर ये जो वस्तु है ये उपलब्ध करवाने की कोशिश करती है, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जब समाज का निर्धन वर्ग इस संतुलन कीमत पर अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि गेहूं है, चावल है, चीनी है, औषधि को खरीदने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। तो सरकार उच्चतम कीमत निर्धारित करके स्वयं इन वस्तुओं की पूर्ति करती है और इसी को हम क्या कहते हैं, राशनिंग व्यवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये राशन की तरह। राशन का मतलब सरकार क्या करती है, हर महीने आपको कम कीमत पर अनाज उपलब्ध करवाती है, गेहूं है, चावल है, राशन की दुकान पर, ठीक है, बिल्कुल सर। तो भाई इसको और अच्छे से समझो, इसका रेखा चित्र समझना, इसके डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना आपको चाहता हूँ। यहाँ पर कीमत है, यहाँ पर आपकी मात्रा है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, ये आपके मांग वक्र है, ठीक है, बिल्कुल सर। और ये आपके पूर्ति वक्र है, ठीक है, बिल्कुल सर। ये आपके संतुलन का पॉइंट है, ये आपके संतुलन का बिंदु है, ये आपके संतुलन बिंदु है। फिर ठीक है, बिल्कुल सर। यहाँ पर आपकी कीमत है, यहाँ पर आपकी मात्रा है, ठीक है, और ये आपके संतुलन बिंदु ए। अब देखना, यहाँ पर मैं कह रहा हूं उच्चतम कीमत के बारे में या अधिकतम कीमत निर्धारण के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि संतुलन कीमत से कम पर, तो भाई संतुलन कीमत ओपी पर है। जैसे अगर संतुलन कीमत से कम कीमत पर अगर मैं आम लोगों को वस्तु उपलब्ध करवा देता हूं, ठीक है, तो देखना यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे अगर जस्ट सपोज मैंने कीमत घटा के कर दी, मान लीजिएगा पे पर, ठीक है ना, मान लीजिएगा कीमत घटा दी, जस्ट सपोज मैंने P1 कर दी, ठीक है ना, तो मेरा मांग वक्र है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो मेरी जो डिमांड है ये यहाँ पर आ जाएगी। देखो समझ में आया, बिल्कुल सर। और मेरी पूर्ति है वो यहाँ पर आ जाएगी।
समझ में आया? देखो अच्छे से समझना मैं क्या कह रहा हूं कि सर या इसको ये खींचना खींच लो, ठीक है, बिल्कुल सर, इसको आप दे दो Q1, ठीक है, इसको दे दो Q2। देखो जैसे सरकार अगर कीमत कम करती है, जैसे सरकार अगर संतुलन कीमत से कम कीमत पर अगर वस्तुएं उपलब्ध कराती है, तो यहाँ पर उन वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति है वो घट जाएगी। समझ में आया? जैसे सरकार अगर संतुलन कीमत से कम कीमत पर अगर वस्तु उपलब्ध कराने की कोशिश करती है, तो ये जो दो पॉइंट है, इन दो बिंदुओं के बीच की जो स्थिति आपको प्राप्त हो रही है कि मांग तो क्या है, ज्यादा है, मांग तो क्या है, ज्यादा है। देखो मांग तो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, OQ से बढ़कर OQ1 हो चुकी है, पूर्ति क्या हो चुकी है, घट चुकी है। आपको पता ही है कि कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है, ठीक है, और मांग का नियम क्या कहता है कि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मांग का आधिक्य हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, मांग का आधिक्य, मांग का आधिक्य हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सर, एक्सेस डिमांड है, ये क्या है आपकी सर, एक्सेस डिमांड है। अब सर ये चीज मैंने यहाँ पर भी लिखी है कि जब सरकार अधिकतम कीमत संतुलन कीमत से कम पर निर्धारण करती है। देखो भाई पहले आपकी संतुलन कीमत ओपी पर थी, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया सर, ये जो संतुलन कीमत ओपी थी अब इससे कम पर निर्धारण किया है। पहले आपकी कीमत यहाँ पर थी, लेकिन अब आपकी कीमत यहाँ पर कर दी है, और यहाँ पर जैसे ही कीमत कर दी है तो यहाँ पर डिमांड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपकी डिमांड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, पूर्ति क्या है, घट चुकी है। पहले आपका संतुलन बिंदु यहाँ पर था, लेकिन अब संतुलन बिंदु यहाँ पर आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट आपको प्राप्त हुए, इन दोनों के बीच की जो स्थिति, ये क्या है, आपके मांग का आधिक्य कहलाता है, एक्सेस डिमांड है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब देखो सर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, तो देखो भाई मैंने लिखा है कि इसके प्रति या अनुकूल में लिखना, तो सर अनिवार्य एवं जीवन रक्षक वस्तुओं की निर्धन वर्गों को प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो जब संतुलन कीमत से कम कीमत पर अगर मैं निर्धारण कर दूं, जो संतुलन कीमत है इस संतुलन कीमत से कम पर अगर मैं निर्धारण कर दूं, तो क्या होगा, अनिवार्य वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुएं हैं, ये निर्धन वर्गों को आसानी से प्राप्त हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सर। अब इसके प्रतिकूल प्रभाव में देखना है, इसका प्रतिकूल परिणाम क्या निकलता है, तो सर प्रतिकूल परिणाम में तो हमें यह पता चलेगा कि सर जब सरकार संतुलन कीमत से कम पर अगर निर्धारण करती है, तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर काला बाजारी हो जाएगी, जमाखोरी बढ़ने लगेगी, मतलब तो सर यहाँ पे लोग क्या करेंगे, तो सर जो अमीर व्यक्ति है वो भी राशन की दुकान पर जाएगा, वो भी वहां से वस्तुएं खरीदने की कोशिश करेगा। भाई वो भी कहेगा कि भैया जो वस्तुएं मुझे यहाँ पे 10 रुपए में मिलती है, तो मैं बाजार में जाके 50 रुपए क्यों खर्च करूं, तो वह वो व्यक्ति भी कहा जाता है, तो सर वो व्यक्ति भी राशन की दुकान पर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरी चीज कि सर जब संतुलन कीमत से कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध होने लगेगी, तो यहाँ पर उस बाजार के अंदर जो कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो रही है, तो फिर उसमें क्या हो जाएगी, मिलावट आनी शुरू हो जाती है, मिलावट आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रभावी लोग हैं वो भी बाजार मूल्य से कम मूल्य पर उन वस्तुओं को खरीदने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। मैंने आपको बताया भाई पैसा वाला व्यक्ति है वो भी क्या करता है, राशन की दुकान पर जाकर वस्तु खरीदता है, ठीक है, और बाजार में वस्तुओं में भी क्या होती है, मिलावट होने लगती है, और घटिया क्वालिटी की जो वस्तु है वो फिर बिकनी शुरू हो जाती है। समझ में, जब संतुलन कीमत से कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो रही है, तो फिर खराब क्वालिटी की वस्तु होती है, ठीक है, जो घटिया वस्तु है फिर वो ज्यादा से ज्यादा बिकती है। समझ में, ठीक है, तो ये इसके प्रतिकूल है, इसके अनुकूल परिणाम है, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, ये तो मैंने आपको बताया उच्चतम कीमत के निर्धारण में। अब देखना है न्यूनतम निर्धारित कीमत के बारे में, ठीक है, नहीं ये तो मेरा उच्चतम निर्धारण कीमत है, अब एक बता रहा हूं न्यूनतम कीमत निर्धारण के बारे में, ठीक है। तो एक बार इसको नोट करो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, चलिएगा। अब आपको देखना है न्यूनतम कीमत या फिर समर्थन मूल्य जिसको आप कहते हैं।
तो देखो, हालांकि प्रश्न में तो आपको केवल उच्चतम कीमत ही पूछा है, तो उच्चतम कीमत तक ही करना आपको, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है उसके परिणाम तक ही आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि परिणाम पूछे थे इसीलिए कह रहा हूँ। तो न्यूनतम वाला आपको नहीं करना है प्रश्न में, ये तो मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि अगर बाई चांस न्यूनतम कह दे तो आपको क्या करना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो न्यूनतम कीमत का मतलब होता है कि जब उत्पादकों के हित में, जब सरकार किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत, जब सरकार किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत संतुलन कीमत से अधिक पर अगर निर्धारित करती है, तो जब संतुलन कीमत से ज्यादा कीमत पर अगर निर्धारण करती है तो वो आपके न्यूनतम कीमत कहलाती है, ठीक है। देखो, ये आपके मांग वक्र है, ये आपके क्या है सर, मांग वक्र है, ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद में देखो, ये आपके पूर्ति वक्र है, ये आपके पूर्ति वक्र है, एसएस कर्व है, ठीक है सर। ये आपके संतुलन बिंदु हो चुका है, ठीक है सर। यहां पर आपके संतुलन की मात्रा निकल चुकी है, ठीक है सर। यहाँ पे संतुलन की कीमत है जो निकल चुकी है, ओपी, ठीक है सर। अब देखो, यहाँ पर समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर, जब सरकार संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर अगर निर्धारण कर रही है कीमतों का, क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत संतुलन कीमत से अधिक कर निर्धारण करती है, यह आपकी संतुलन कीमत है, और इस संतुलन कीमत से अधिक पर, जस्ट सपोज मैंने कीमत बढ़ा दी P2, ये सरकार ने मान लीजिएगा कीमत बढ़ा दी है, ठीक है, इस सरकार ने कीमत बढ़ा दी है, P से P2 की ओर करती है। तो जैसी कीमत बढ़ती है तो आपको पता है कि आपकी मांग क्या हो जाती है सर, तो सर हमारी मांग घट जाती है और पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखो भाई, आपकी मांग तो है जो यहां पर आ चुकी है, आपकी मांग यहां पर आ चुकी है, ठीक है, बिल्कुल सर, और पूर्ति आपके यहां पर आ चुकी है, ये देख लो आप अच्छी तरीके से। जैसे कीमत बढ़ी संतुलन कीमत से अधिक पर, ठीक है, पहले आपकी कीमत यहां पर थी, अब इस संतुलन कीमत से मैंने क्या कर दिया, कीमत बढ़ा दी है, तो मेरी जो वस्तुओं की मांग थी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान लीजिएगा ये मैंने Q2 पर कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सर। जैसे कीमत बढ़ी है तो वस्तुओं की मांग क्या हो चुकी है, घट चुकी है, मांग क्या हो चुकी है, घट चुकी है। पहले मेरा यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है, और पूर्ति की मात्रा बढ़ चुकी है, पूर्ति की मात्रा बढ़ चुकी है। पहले मेरी पूर्ति यहाँ पर थी, पहले मेरी पूर्ति यहाँ पर थी, लेकिन अब मेरी पूर्ति यहाँ पर है, ठीक है। पहले पूर्ति यहाँ पर थी, लेकिन अब पूर्ति यहाँ पर आ चुकी है, समझ में। तो पूर्ति ऊपर की ओर बढ़ चुकी है और मांग क्या हो चुकी है, घट चुकी है, समझ में आया, ठीक है सर। तो ये जो दो पॉइंट आपको प्राप्त हुए ये क्या कहलाते हैं सर, तो ये मेरे पूर्ति का आधिक्य, एक्सिस ऑफ सप्लाई, एक्सिस ऑफ सप्लाई कहलाते हैं, पूर्ति का आधिक्य, क्लियर, ठीक है सर। और ये मेरी पूर्ति की मात्रा में बता देता हूं आपको, जस्ट सपोज, समझ में आया। जब पूर्ति ज्यादा है मांग से तो वो आपके समर्थन मूल्य पर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये आपको लिखना है न्यूनतम कीमत के बारे में, समझ में आया, ठीक है सर। तो ये आज का लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट, ओके। तो नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, लेक्चर नंबर 7 के अंदर, ठीक है, 7वें लेक्चर में मिलेंगे अपन, ठीक है, या 6ठे लेक्चर में, ठीक है, ठीक है। तो ओके, बाय।